अस्सलाम वालेकुम। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जैसे मेरी कुछ फेलोज़ थी, उनको मसला हो रहा था, तो मैंने उनके लिए बनाई है ये वीडियो और इससे मेरे अपने भी कॉन्सेप्ट वैसे क्लियर होंगे। तो अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फूड, तो फूड जो हम खा रहे हैं ना, एक्चुअली हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें मेजरली हमारे जो मेजरली हम जो ले रहे हैं फूड के थ्रू वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं। बायोमॉलिक्यूल हम नेम को अगर वो करें, कट करें दो पीसेस में, तो हमें नेम से समझ आ जाएगी। बायो मीन लाइफ, मॉलिक्यूल्स मीन वो मॉलिक्यूल्स। अच्छा, मॉलिक्यूल्स में भी हमने एक बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का हमें पता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें वो सारे, उनको एटम्स भी कह सकते हैं, उनको एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। वो बेसिक, एक बहुत बेसिक चीज़ है, हम पढ़ चुके अपनी एफएससी में ना, कि एटम्स क्या और एलिमेंट्स क्या, इनसे मिलके बनते हैं मॉलिक्यूल्स। ऐसी मॉलिक्यूल से मिलके कोई बड़ी चीज़ बनेगी। ऑर्गन, जैसे ऑर्गन सिस्टम, ऐसे करके स्टेप है। ऑर्गन सिस्टम मिलके एक पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बायो मॉलिक्यूल्स का नाम से पता चल गया कि वो मॉलिक्यूल जो हमें जो हमारी लाइफ में इंक्लूडेड हैं, जो हमें ज़िंदगी दे रहे हैं, मतलब जो, क्योंकि हमारे कुछ बायोटिक चीज़ें होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में और कुछ एबायोटिक, मतलब कुछ जानदार हैं और कुछ बेजान हैं। जैसे हम एग्जांपल ले लें, हमारा टेबल ले लें, ये मेरी पेंसिल, ये एबायोटिक होगी, हम इसको क्या कहेंगे? ये बेजान है। और मेरा हाथ, सपोज मैं, कोई बिल्ली, कोई मक्खी, ये इनको हम कहेंगे ये क्या है? मतलब जानदार है। ओके, ये तो होगी मेन हमारी डिवीज़न। अच्छा जी, आगे हमने पढ़ा है जी। अब मेन हमने 4 चीज़ें याद रखनी है कि जो बेसिक 4 मॉलिक्यूल हैं, बेसिक हमारे मोस्ट बेसिक और मोस्ट कॉमन हम कह सकते हैं, वो हमारे 4 ये मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्योंकि ये एटम से मिलके बने हैं। हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है। ये देखें, ये जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे कार्बन होती है। ओके, ये हमें अल्टीमेटली पता है। ये रिंग है, ये मुझे जितना ये है, इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 2 3 4 5, इसके 5 रिंग्स है, इसको पेंटागन कह सकते हैं। अगर इसके 6 रिंग्स होंगे तो इसको हेक्सागोन। पेंटा मीन 5, हेक्सा मीन 6। ठीक है, और इनके साथ हाइड्रोजन अटैच होती है, हमें अल्टीमेटली पता है। तो हमने एक सिंबल सा बना लिया कार्बोहाइड्रेट्स का। अब कार्बोहाइड्रेट भी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, नाम से पता चल रहा है, लाइक कार्बोहाइड्रेट। अगर इसको वैसे याद करने बैठे ना तो सीरियसली लिटरली नहीं याद होगा, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं याद होगा ना, रट्टा बिल्कुल नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने इसे खुद ट्राई किया, इसे स्प्लिट करने की कोशिश की, और रियली टू बी ऑनेस्ट ये इतनी सिंपल चीज़ बन गई। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, इसको 2 चीज़ों में स्प्लिट कर लिया जाए, कार्बन और हाइड्रा वी नो, वाटर H2O और कार्बन। अब अगर बुक में या इंटरनेट पे आप देखेंगे ना इसका जनरल फॉर्मूला, तो यही होगा CXH2OY। अब ये कितना ईजी हो गया हमारे लिए याद करना। X कुछ भी हो सकता है, Y कुछ भी हो सकता है, हमने मेन याद रखना है हाइड्रेटेड कार्बन जो है वो कार्बोहाइड्रेट। एक चीज़ होगी हमारी। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है 4 मॉलिक्यूल्स। ये इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ को बना रहे हैं, ठीक है जी। लिपिड्स का भी हमें पता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम ना बेसिक कुछ पढ़ चुके हैं। तो मेनली हम कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा सा मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, अपना और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, तो लिपिड में हम पढ़ चुके हैं, ये भी सब यूनिट्स। अच्छा, ये सारी हर चीज़ ना एक सब यूनिट से मिलके बनती है। ये यूनिवर्स का रूल हम देख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अच्छा, ये प्रोटीन देख लेंगे हम। प्रोटीन है, प्रोटीन का हमें पता है सब यूनिट। अच्छा, वैसे इसका सब यूनिट क्या हो जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये 3 जो मेन चीज़ें हैं, CHO, ये इंपॉर्टेंट एटम्स हैं। और इनमें से सबसे, कार्बोहाइड्रेट्स में से जितना मुझे याद है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल सर्च नहीं कर पाई क्योंकि टाइम थोड़ा था। एज यू नो, कल हमारा पेपर है, तो परसों हमारा पेपर है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल सर्च नहीं कर पाई। मैंने शॉर्ट किया ताकि एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हम पढ़ते आए हैं, कार्बन कैटिनेशन करवाता है, आइसोमेरिज्म करवाता है, क्योंकि इसकी कोई ये थोड़ा, इसका पेक्यूलर बिहेवियर हम पढ़ते आए हैं। इसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये समझ लें ये सोशल बहुत है। ये सोशल इतना है कि ये बॉन्डिंग कर लेता है किसी भी चीज़ के साथ, और इसकी चेन्स बन जाती हैं। इस वजह से ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है। हमने पढ़ा आगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कितनी वाइड है, उससे आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इन्वेंशंस हो रही है, मेडिकेशन सारी हमारी ऑर्गेनिक में आ जाएंगी। ठीक है जी। न्यूक्लिक एसिड की हम सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दे दूँगी, DNA RNA। हमारी जो हम इंसान है, हमारी बेसिक चीज़ सेल है,
ठीक है। सेल के अंदर हमें कंट्रोल, मतलब हमारे सेल के अंदर हमारे डीएनए, हमारा डीएनए का हर चीज़ में रोल है, इनहेरिटेंस, हमारी हर चीज़, हमारा कलर, हमारी कम्प्लेक्शन, हमारा बोलने का तरीका, हमारी आवाज़ की पिच, हमारे बालों का कलर, हमारी आँख के लेंस का कलर, ठीक है, रेटिना उसे कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, ओके। तो मतलब ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्या जीन्स, जेनेटिक कोड डिसाइड कर रहा है। तो वो ये फिर इस लिहाज से तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी न्यूक्लिक एसिड। हम इन चीज़ों को ना एफएससी में पढ़ते आए हैं, हम हमेशा पढ़ते आए हैं, पर हम इनको अप्लाई जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक हम इनका कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। एंड ट्रस्ट मी, मुझे भी आज ही समझ आई अच्छे तरीके से जब मैंने कोशिश की। अच्छा जी, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो वाला न्यूक्लिक एसिड इसमें जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा, ये इसको डिटेल में नहीं जाते अभी, ठीक है। लिपिड्स हो गया, प्रोटीन। लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड, हाँ मुझे याद पड़ता है, हमने पढ़ा था, हमने फॉस्फोलिपिड्स पढ़े हुए थे। एक उसका हेड होता है, उसकी टेल्स होती हैं ऐसे करके, और एक ऐसे बैंड। ये बैंड होने का ये रीज़न होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, कुछ ऐसा सीन था। ये उसका हेड है, इसमें से एक इसका एक पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, एक हाइड्रोफिलिक होता है। फोबिक मीन फोबिया हम कहते हैं, मतलब हेट करना, हाइड्रो मीन वाटर। तो इनमें से एक पार्ट जो होता है वो हेट कर रहा होता है वाटर से। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, देखें, जैसे हम याद कर सकते हैं जो सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे बनी होती है, ये ऐसे अगर हम याद करें तो ये एक चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट होगी, एक थोड़ी ऐसे कर्व होगी। आई मे बी रॉन्ग, थोड़ा मतलब मेरा गलत भी हो सकता है, बट मैं एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे अगर हम एक पैटर्न बनाएंगे, हमारी सेल मेम्ब्रेन बन जाएगी। सेल मेम्ब्रेन का हम सबको आइडिया होगा, वो कवरिंग जो सेल को कवर कर रही है, ठीक है जी, ठीक है। इसमें जी ये हेड हो गया, ये टेल हो गई, ये जो समझो ये बाहर है ना, जो ये बाहर है ये हेड है, ये मुझे लगता है ये होगा हाइड्रोफोबिक। क्योंकि हाइड्रोफिलिक क्यों नहीं हो सकता, हाइड्रोफोबिक इसलिए या फिर ये हाइड्रोफोबिक, हाँ बल्कि टेल हाइड्रोफोबिक होगी। अगर हम कॉन्सेप्चुअली सोचें, टेल हाइड्रोफोबिक होगी, क्योंकि हमारी बॉडी में हमने पढ़ा हुआ है कि वाटर, हमारी बॉडी पता नहीं 70% कहीं, मतलब एग्जैक्ट परसेंटेज तो किसी को भी नहीं याद होगी, शायद किसी को याद हो, 70-80% हमारी बॉडी में वाटर है, हमारा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर है। हमारे इंजाइम्स जो हैं वो सारे वाटर में काम करते हैं। वाटर इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका क्या काम है, इसने जो हमारी बॉडी में वाटर है ना उसकी एक मेम्ब्रेन बनानी। मेम्ब्रेन का मतलब सेपरेशन होता है, जो चीज़ जहाँ की वहीं पे रहे। इसके अब एक सेल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, बाहर वाटर है, तो इस मेम्ब्रेन ने ऐसा काम करना है कि बाहर से वाटर अंदर ना आ जाए, क्योंकि बाहर से वाटर बहुत ज़्यादा अंदर आ जाएगा तो सेल बर्स्ट हो सकता है, प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सपोज हम एक बैलून समझ लेते हैं सेल को, ठीक है। अगर हम बैलून के अंदर बहुत ज़्यादा हवा भर देते तो बैलून क्या कर जाता है, बर्स्ट कर जाता है। और इसी तरह अगर हम उसमें से हवा निकाल देते तो वो श्रिंक हो जाता है। तो इस मेम्ब्रेन का काम है उसको मेंटेन रखना, ठीक है। तो मेंटेन कैसे रखेगी, ये बाहर वाले जो हेड्स होते हैं ये हाइड्रोफिलिक, मुझे कंफर्म लग रहा है ये हाइड्रोफिलिक हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ बाहर इनका कांटेक्ट होगा। जो हाइड्रोफोबिक होंगी वो इसकी टेल्स होंगी, ताकि वाटर इजीली ना एंटर हो सके सेल में। ये ना हो, जिसका भी हमारे घर में गेट का क्या मकसद होता है, सिलेक्टिव लोग घर में आ सके। ये ना हो कोई चोर, कोई डाकू शाकू कोई भी ऐसे ही अंदर घुस जाए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसका मेम्ब्रेन का मकसद भी यही है कि सिलेक्टिव चीज़ें आएँ। अंदर चैनल्स भी होते हैं, अंदर कैरियर होते हैं मेम्ब्रेन्स में, वो हमने बहुत आगे पढ़ा हुआ है। डिफरेंट प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन ऐसी चीज़ होती है आई थिंक जो चेंज हो जाती है अगर उसके साथ कोई चेंज लाया जाए। एग्जैक्ट मुझे भी अब इसका एग्जैक्ट नहीं पता। अच्छा, ये प्रोटीन है, प्रोटीन के हमें हाँ ये पता है हमें। अच्छा, इनमें से ना हमने एक चीज़ लाजमी याद रखनी थी, वो है मोनोमर। मोनोमर तो एक सिंपल सी टर्म है, ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको पता नहीं नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। मोनोमर बिल्डिंग ब्लॉक, जैसे अब ये देखें एक दीवार है, उसमें एक जो ईंट होगी वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होगी। आई होप आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये जो हमारे 4 मॉलिक्यूल है ना, इनमें सब में एक एक बिल्डिंग ब्लॉक होगा। जैसे अब इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कह सकते हैं। इसी तरह प्रोटीन में भी बिल्डिंग ब्लॉक जो है हमारे एक अमाइनो एसिड है, हम पढ़ते हैं एफएसए में। अमाइनो एसिड कुछ भी बोल लें, जो बोलना है, जो दिल में आए करें, ठीक है, जो दिल में आए बोलें। अच्छा जी, अच्छा ये बेसिक से हमने ना पढ़ा हुआ है इसका स्ट्रक्चर कि ये अल्फ़ा कार्बन होता है, ठीक है, ये एक साइड पे आर होता है, ये चेन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मतलब जितने भी कार्बन वगैरह ये जो अटैच होने वो अटैच हो जाएं, और ये एक हाइड्रोजन है। अच्छा, इसको ज्विटर आयन भी कहते हैं, हमने पढ़ा होगा। ज्विटर का मतलब भी कोई ऐसा, मैं इसको
एक सेकेंड अभी सर्च करती हूँ। ज़्विटर का मीनिंग होगा कुछ डबल। ज़्विटर मीनिंग, यहाँ इसका ओरिजिन हम देख सकते हैं। वर्ड ओरिजिन देखने से आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मैं ऐसे ही करती हूँ, जो वर्ड मुझे जिसकी समझ ना आ रही हो। हाइब्रिड उस चीज़ को कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी फोकस सही नहीं हो रहा, सॉरी मेरा कैमरे पे ध्यान नहीं है। अच्छा, हाइब्रिड उस चीज़ को कहते हैं जिसमें दो क्वालिटीज़ हों। तो ये देखिए, अब ये ज़्विटर भी वही चीज़ है, इसका मतलब हाइब्रिड है। मैं आपको लैपटॉप अभी दिखा सकती हूँ, उस पर उन्होंने कहा है ज़्विटर इज़ द जर्मन वर्ड फॉर हाइब्रिड। ठीक है, गाड़ियाँ भी हाइब्रिड आती हैं ना, तो उसमें हमने आई थिंक एक बैटरी की सिस्टम होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पे चलेगी, दूसरा वो पेट्रोल पे भी चल सकती है। तो आजकल हाइब्रिड गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो हम इसको मतलब कॉन्सेप्ट अगर हम चलाना चाहें तो जिधर मर्जी चलाते जाओ, ये कोई नॉन स्टॉप गाड़ी है। अच्छा, ये अमीनो एसिड हो गया। अच्छा जी, अब ये जो अमीनो एसिड है, हाँ अब हमने पढ़ा हुआ है इसके दरमियान ये बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में मैं आपको पेप्टाइड के बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। पेप्टाइड की शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को कहते हैं। मतलब जैसे एक ईंट, दो ईंटें मिल के एक पूरी दीवार बनती है, ऐसे अमीनो एसिड्स मिल के ये कनेक्शन है इनका बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें शेयरिंग हो रही होती है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही होती है। कोवलेंट का मतलब ये जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग, मतलब एक एटम इधर से शेयर हो रहा है तो उधर से एक एटम शेयर कर रहा होगा। वैसे बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की होती है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स आपस में, वो काफ़ी डिटेल में चला जाता है, उसको छोड़ें। कोवलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग मतलब इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड है ये। अच्छा, और पेप्टाइड कहते हैं शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को, शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अच्छा, अब ये अमीनो एसिड में क्या होता है, इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया। वो मैंने पढ़ा कि ये ना आपस में कैसे मिलते हैं, कि ये इसका हमने ये पढ़ा हुआ है COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, COOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। आपको सही नज़र आ रहा है कि नहीं? अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये एसिडिक पार्ट है, ये जो है अमीनो पार्ट है। ये अमाइन ग्रुप है। अमाइन ग्रुप ये बेसिक ग्रुप है, मतलब इसकी नेचर क्या है, बेसिक नेचर है, और इसकी एसिडिक नेचर है। एसिडिक और बेसिक का कॉन्सेप्ट भी ये होता है। एसिड वो होता है जो हाइड्रोजन रिलीज़ करे, और बेस वो होता है जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट करे। इसके बारे में भी थेरीज, और इसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि वो डिफरेंट लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइनर लेवल पे स्टडी है। ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे जाकर स्टडी कर रहे होते हैं लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, कि भी ये बॉन्डिंग कैसे हो रही। तो उसमें थेरीज होती हैं, एग्जैक्ट नहीं कह सकते हम कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया। तो इसलिए केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में बहुत सारी थेरीज होती हैं, क्योंकि हम एग्जैक्ट नहीं कुछ कह सकते। ठीक है जी। और बॉन्डिंग कैसे होगी, जैसे अब दो अमीनो एसिड्स ने मिलना है तो उनका आपस में रिएक्शन ऐसे होगा कि एक का जो एसिडिक पार्ट होगा वो इस तरह से टर्न हो जाएगा कि दूसरा के बेसिक पार्ट सामने आ जाएगा, दोनों का रिएक्शन होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब सपोज यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ से सपोज निकल जाए, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाए, तो मतलब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है कहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है। इन दोनों के दरमियान एक रिएक्शन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अल्लाह। ओके, तो मोनोमर के बारे में हमने, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक। अच्छा जी, हमें बायोमॉलिक्यूल हमने क्यों समझने हैं, इस वजह से क्योंकि वो बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं, लाइफ के बिल्डिंग कंपोनेंट्स हैं। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आ जाते हैं। वही मैं आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रेटेड कार्बन्स। अच्छा, अब इसमें सिंपल, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अप्लाई करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं अपनी लाइफ में। पास्ता, ब्रेड्स। अच्छा, इंग्लिश में पास्ता हमें भी इतना ज़्यादा ना हमारा वो लेना देना हो, क्योंकि हमारी ये इतना ज़्यादा इनका ट्रेंड नहीं है नॉर्मली ऐसे फूड्स का। हम ट्रेडिशनल फूड्स खाते हैं, जैसे रोटी हो गई, चपाती हो गई, मतलब कढ़ाई होगी, ऐसी चीज़ें। तो ये पास्ता और ब्रेड की उन्होंने एग्जांपल दी है, हम चपाती भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, ब्रेड्स का तो ब्रेड भी हम यूज़ करते हैं वैसे। तो ये चीज़ें हैं जिनमें हैवी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, और ये अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। ये ना जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनफैक्ट दैट्स वन बिग फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मतलब
कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा फंक्शन हम क्या कह सकते हैं कि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। कैसे? अब इसकी सबसे गुड एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, ग्लूकोज। हम बहुत पढ़ चुके हैं ग्लूकोज के बारे में भी, ग्लूकोज जाता है अंदर। अच्छा, अब होता क्या है, हम खाना जो खाते हैं वो होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो होता है बिग मॉलिक्यूल्स, उसको ब्रेक डाउन करना होता है, ब्रेक डाउन करके इस लेवल पे लेके आना होता है। ग्लूकोज मतलब सबसे छोटा लेवल है, ग्लूकोज के लेवल पे लेके आना होता है कि वो जो ग्लूकोज होता है वो इतना मतलब छोटा मॉलिक्यूल हो जाता है कि वो हमारे सेल के अंदर से गुजर सकता है, सेल के अंदर जाता है। अब सेल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है हमारा एक सेल है, उसके अंदर ये हमारा सेल हो गया सपोज, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, हमने ये भी बहुत पढ़ रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो स्मूथ होती है, अंदर वाली फोल्डेड होती है, अंदर वाली क्रिस्टी, फोल्ड्स को क्रिस्टी कहते हैं, सो एंड सो। अच्छा, तो क्या ये पावर हाउस है? इसको क्यों पावर हाउस कह रहे हैं हम? ये पावर हाउस इसलिए कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्योंकि ग्लूकोज अंदर आएगा, ग्लूकोज की यहाँ पे कुछ साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन होगी प्रोसेस, हाँ उसको कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज यहाँ से आता है, ग्लूकोज बाहर से आता है, यहाँ पे आके साइटोप्लाज्म में पहले दो मॉलिक्यूल्स में ये वो स्प्लिट हो जाता है, पायरूवेट, उनको पायरूविक एसिड भी कह सकते हैं, पायरूवेट के दो मॉलिक्यूल्स में। हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है C6H12O6, ठीक है। ये हो गया इसका सिंपल फार्मूला ग्लूकोज का, ठीक है जी। ये जाता है, स्प्लिट हो जाता है दो मॉलिक्यूल्स में, फिर आगे जाता है, फिर फर्दर जो प्रोसेसिंग, असल में हमें जो एनर्जी मिल रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा होता है, इसलिए हम इसको सेल का पावर हाउस कहते हैं, ठीक है जी। तो अब आप खुद ही समझ लें कि ग्लूकोज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, मेन रोल। क्योंकि अब देखें, फैट्स, हमारे ब्रेन में फ़ैट नहीं होती, हमारा ब्रेन जो होता है डायरेक्ट ग्लूकोज कंज्यूम करता है। हमारे बाकी सारी बॉडी में फ़ैट्स होती हैं, फ़ैट एक स्टोरेज हाउस की तरह हम कह सकते हैं। इसमें भी ये पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमीन मैनी, मोनोमीन 1, ठीक है। सिंपल बातें, ये 1 है और पॉलीमीन मैनी, ठीक है। हम इनको अपने वर्ड्स में भी कह सकते हैं, ओके। तो हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट कितनी बेसिक लेवल पे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। और ये अब इसमें देख सकते हैं हमने पढ़ा हुआ है मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अच्छा जी, मोनोसेकेराइड में वो होगा जिसमें क्या होगी, मतलब सिंगल शुगर्स होंगी, ऐसे होगा। सेकेराइड का मैंने इसका सेकेराइड का पढ़ा है, इसको सिंपल या लेमैन लैंग्वेज में इसको शुगर कहते हैं, ठीक है जी, इसको शुगर कहते हैं। और जो उसके अलावा मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली, सेक्रीन। अच्छा, हम सिंपल वर्ड में, मुझे अभी इसका एग्जैक्ट नहीं पता, स्क्रीन हम अपनी लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं स्क्रीन। अब मुझे एग्जैक्ट उसका नहीं पता कि उसकी क्या हिस्ट्री है। सेक्रीन अब मुझे आज पता चल रहा है ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि 300 to 400 टाइम्स मोर स्वीट होता है देन सुक्रोज। अब सुक्रोज क्या है, जो चीनी होती है, जो हम आम रूटीन में जो चीनी यूज़ कर रहे हैं उसको सुक्रोज कह रहे हैं। टेबल शुगर उसी को कहते हैं, जो हम आम जो शुगर जो चीनी जो हम चाय में डालते हैं, जो चीनी हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो ये सेक्रीन का उन्होंने बीच में कहा हुआ था कि भाई सेक्रीन। अच्छा, और एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कि भाई ये भी मेरा आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जनाब ये जो, अब देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये है कैंड्रल, एक सेकेंड, ये है कैंड्रल की ये वो हैं टैबलेट्स हैं, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ, निकल आओ भाई। अच्छा, ये ठीक है, ये इनका टेस्ट थोड़ा सा अजीब होता है, ठीक है। ये मेरी मदर डायबिटिक है तो उनके लिए यूज़ करते हैं, सही है। तो मुझे आज पता चला है कि जी ये इनमें कैलोरीज ही नहीं होती, इसलिए डायबिटिक इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इनमें कैलोरीज नहीं होती, ये सिर्फ उनकी क्रेविंग पूरी करने के लिए यूज़ होती हैं। एंड आई रियली वंडर कि मुझे आज पता चल रहा है। अच्छा जी, अब ये जो सेक्रीन है वो भी सेक्रीन से पता चला। सेक्रीन का कोई मैकेनिज़्म ऐसा होता है कि जनाब ये डायरेक्ट ही चला जाता है, ये सेक्रीन जो होती है डायरेक्ट ही चली जाती है। अच्छा, डायबिटीज़ की भी मैं आपको ना थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता देती हूँ। डायबिटीज़ में ऐसा होता है, डायबिटीज़ की 2 टाइप्स होती है, एक मेलाइटस होती है, दूसरी इंसिपिडस। इंसिपिडस में वो होता है जिसमें यूरिन ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा आता है, और मेलाइटस आई थिंक कॉमन फॉर्म है जो नॉर्मली लोगों को होती है, आई गेस। अच्छा जी, मेरी अम्मी जी को भी डायबिटीज़ है। तो अच्छा, अब डायबिटीज़ में क्या होता है
कि हमारा जो हम खाना खा रहे होते हैं, मैं आपको यहाँ पे इधर एक ये रिसर्च है व्हाट इज़ डायबिटीज़, इसको आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। डायबिटीज़ एक तो है क्रोनिक डिजीज़ है, हमें पता है ये एक दफ़ा लग जाए जान नहीं छोड़ती। मेरी अम्मी जी को भी आई थिंक 13-14 सालों से है ये लगातार, ठीक है। अब वो इंसुलिन भी लगाती हैं, ठीक है जी। लॉन्ग लास्टिंग है, ये तो हमें पता चल गया। क्रोनिक और एक्यूट में भी डिफरेंस हमें पता है। जो एक्यूट होता है थिंक वो कुछ डेज़ या मंथ्स पे होता है, क्रोनिक जो होता है वो ईयर्स पे होता है, ठीक है जी। तो डायबिटीज़ एक क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, तो दैट अफेक्ट्स हाउ योर बॉडी टर्न्स फूड इनटू एनर्जी। तो उसका मतलब ये है कि मतलब ये ऐसी डिजीज़ है जो कि किस चीज़ को, हमारे किस फंक्शन को मेनली अफेक्ट कर रही है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। इसी को मतलब इसमें ये होता है कि हमारी जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज को क्या कहते हैं, लुबलबा कहते हैं आई गेस। अच्छा, वहाँ से क्या हो रहे होते हैं, हमने पढ़ा है वहाँ से ग्लूकागोन और इंसुलिन 2 हार्मोन्स बन रहे होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है पेनक्रियाज के बारे में, ठीक है जी। अब ग्लूकागोन का काम होता है ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करना, अब इंसुलिन का काम होता है जो हमारे ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल कम करना। अब ये कोई मैजिक हो जाता है, क्या करता है ये? होता है ऐसे है कि जनाब जो होती है ना इंसुलिन, इसका काम ये होता है जो हमारी नेचुरली अगर हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है, एक्स्ट्रा हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा शुगर्स होती हैं, क्योंकि हमारा बॉडी होम्योस्टेसिस पे चलता है, मतलब हर चीज़ एक बैलेंस में चल रही है। दैट एक्सप्लेन्स अल्लाह, द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह, कितना बैलेंस है हर चीज़ में। अच्छा जी, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस का हम पढ़ चुके हैं कि एक इक्वल इन्वायरमेंट सा, एक ऑप्टिमम सा इन्वायरमेंट। हमारी बॉडी पता है एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं, एक्सट्रीम पीएच चेंज, इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है जी। तो हाँ सही है, हमने मेन टॉपिक से वो हो गई। खैर इसको छोड़ें, क्रोनिक और वो हो गया, एक्यूट हो गया। अच्छा, तो डायबिटीज़ की हम बात कर रहे थे। हाँ, तो डायबिटीज़ में ऐसा होता है कि जो हमारे इंसुलिन आ रही होती है ना, वो हमारी जो शुगर ब्लड में जो शुगर एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको ग्लूकागोन हमने पढ़ा हुआ है। ग्लूकागोन आई थिंक पॉलीसेकेराइड की एक टाइप है, ये भी कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है। ग्लूकागोन, स्टार्च वगैरह ये हमने पढ़ा। अब स्टार्च की अब कॉमन एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं, जैसे आलू हम काटते हैं, वाइट सा लिक्विड सा निकल आता है। स्टार को सिंपल वर्ड में हम कहेंगे कल्फ, ठीक है। कल्फ, जैसे कपड़ों को कल्फ नहीं देते, माया सा, वो कैसे बिल्कुल माया की तरह होती है, उसको हाथ लगाए बड़ी सेटिस्फाइंग फीलिंग आती है, तो वो कल्फ, वो क्या हम स्टार्च कह सकते हैं। स्टार्च स्प्रे आती है, स्टार्च स्प्रे, बल्कि मैं आपको दिखा देती हूँ, वो एक स्प्रे होती है स्टार्च स्प्रे। वो कपड़ों को जैसे हम ट्रेडिशनल वे में क्या करते हैं कि पानी भिगोते हैं, उसमें माया कल्फ गर्म करके डालते हैं, उसको मिक्स करते हैं, फिर कपड़ों को उल्टा करके अंदर करके वो कल्फ लग जाती है। तो आज मॉडर्न थोड़ा तरीका आ गया, वो स्प्रे होती है। स्टार्च स्प्रे से आप स्प्रे करते जाएं, साथ साथ में इस्त्री फेरते जाएं, और वो कपड़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रेस हो जाता है, ठीक है जी। अब वो हो गया, तो स्टार्च का आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ आ गया होगा। इसी तरह ग्लूकागोन जो है ये स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, तो ये हमारे मसल्स में होता है, हमारे लीवर में होता है ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकागोन तो हार्मोन है, ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में और हमारे लीवर में होता है, ठीक है जी। तो अच्छा, वो इंसुलिन का काम होता है जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, और जो ग्लूकागोन हार्मोन है जिसने ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करना है, जब जैसे हमें भूख लग रही हो, जैसे हमने कोई एक्सरसाइज की हो, हम भाग दौड़ के आए हों, जैसे कहते हैं ना बड़ी भूख लग रही है, खो वाली फीलिंग हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, तो तब क्या होता है कि वो जो ग्लाइकोजन होता है ना, उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकागोन, उसको कन्वर्ट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, जो हमें ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो हमारा ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज हमारी बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ठीक है जी। तो आई थिंक काफ़ी डोज हो गई, काफ़ी ज़्यादा डोज हो गई। मैं आपको स्टार्च स्प्रे भी दिखा देती हूँ, आई थिंक देखने से बड़ी लर्निंग होती है। लुक एट दिस स्टार्च स्प्रे, स्टार्च, ठीक है जी। इट्स वेरी सिंपल। आई होप इंशाल्लाह जो कोई भी वीडियो देखेगा उसको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर मिलेगी। मेरे पास जो नॉलेज था मैं आपको बता देती हूँ। क्रैश कोर्स है और अमेबा सिस्टर्स,
इंटरनेट पे, ये मैं देखती रही हूँ पहले ना FSC में, क्रैश कोर्स और अमीबा सिस्टर्स, ये कंसेप्चुअल पढ़ाते हैं, बहुत मज़े का। अभी मैंने आपको थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट दे दिया है। हमने हमारे सिलेबस में है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, उसमें सेक्रीन होगा लाजमी, ठीक है जी। तो ये ग्लूकोज का वो काम हो गया, सेक्रीन का तो ज़रूर ये कोई काम होगा, ये डायरेक्ट ही चली जाएगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। फंक्शन ऑफ सेक्रीन, ये जी जो सेक्रीन है, ये जो डाइट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे हम आजकल डाइट ड्रिंक्स भी आ जाती हैं, डाइट कोक वगैरह, कैंडीज़, आजकल तो बहुत चीज़ें डाइट पे, मतलब डाइट का मतलब यही कि उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज ना हो, दैट्स ऑल।